एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डोली वर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th आईएससी का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। आप सबको पता है कि 12 फेब को आपका फर्स्ट एग्जाम है यानी इंग्लिश लैंग्वेज का। मैं आज के इस वीडियो में आपके इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट रहेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको करना है, ग्रामर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड एवरीथिंग। ओके, so watch till end, and if you haven't subscribed my channel, so please subscribe the channel and hit the bell icon for upcoming video. Now let's start. मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज का लास्ट ईयर का पेपर है एंड मैं इसी के बेसिस पे आपको सारी चीजें बताऊंगी। ओके, आपको पता होगा यहाँ पे शुरुआत में कुछ चीजें लिखी होती हैं, तो इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, देखते हैं। 45 मिनट्स ऑन क्वेश्चन फर्स्ट, 55 minutes on question 2, 30 minutes on question 3 and 50 minutes on question 4, and you should begin each answer on a fresh page. The most important point is written here that अगर कोई भी पेज पे 4-5 लाइन नीचे की रह रही है तो इट डजंट मैटर, आपको जो नया क्वेश्चन है, नया आंसर है, वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। ओके, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन आपके 5 या 6 आते हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक करना होता है। एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो कंपोजिशन को लिखना है आपको 400 to 450 वर्ड्स में। इतनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, इससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स काउंट कर लेते हैं एंड मैं भी काउंट कर लेती थी कभी कभार अगर टाइम होता था। अगर आपके पास टाइम है सो यू कैन काउंट। आप देखेंगे किस किस टाइप के कंपोजिशन आते हैं। तो कंपोजिशन बेसिकली 5 टाइप्स के आते हैं। ठीक है, आपकी जो टोटल इंग्लिश की बुक है, जो भी आप पढ़ते हैं मॉर्निंग स्टार या एवरग्रीन पब्लिकेशन की, तो उसमें आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर के एंड होने के बाद वहां पे कुछ चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं। तो हम देखेंगे कि किस किस टाइप के कंपोजिशन आते हैं। जो फर्स्ट आता है वो आता है नैरेटिव कंपोजिशन। ठीक है, सेकंड है आपका आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन। थर्ड आएगा डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। फोर्थ आता है रिफ्लेक्टिव कंपोजिशन एंड फिफ्थ वन शॉर्ट स्टोरीज। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये 5 कंपोजिशंस दिखेंगे। ठीक है, और इन 5 कंपोजिशन में से आपको कोई एक करना होता है। या तो नैरेटिव कंपोजिशन करिए, या तो आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन करिए, या तो डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन करिए, या तो रिफ्लेक्टिव, या तो शॉर्ट स्टोरीज। ओके, अब पहले बात कर लेते हैं नैरेटिव कंपोजिशन की। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नैरेटिव कंपोजिशन करें क्योंकि ये बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है एंड बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो बेसिकली नैरेटिव कंपोजिशन में लिखना कैसे है ये मैं बताती हूँ आपको। अगर आप नैरेटिव कंपोजिशन चूज करते हैं लिखने के लिए, तो देखिए स्टार्टिंग हमको बहुत एक सिंपल सी रखनी है। सपोज कोई पिकनिक से या फिर कुछ ऐसा रिलेटेड टॉपिक आता है, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है? द डे वाज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एंड वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, लाइक दिस, अ सिंपल एंड अ फ्लुएंट। ओके, ऐसा होना चाहिए। जो बेस है वो अच्छा होना चाहिए एंड एक चीज, जो आपका प्लॉट होगा उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे बहुत ज्यादा मत ऐड करिएगा। एक सिंगल इंसिडेंट के बारे में आप बताइए। कोई भी मूवी या फिल्म का कुछ भी उठा के सीन मत डालिएगा। हो सकता है जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे उसने वो पढ़ रखा हो, तो यहाँ पे नंबर आप कट सकते हैं। कुछ ओरिजिनल लिखिए, कुछ सोचिए अच्छा सा। ठीक है, आप ड्रामेटिक डायलॉग्स का यूज कर सकते हैं। सिंपल वर्ड, फर्स्टली, सेकेंडली, इमीडिएटली, एज सून एज रिजल्ट, लाइक दिस। एंड पैराग्राफ जरूर चेंज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नैरेटिव कंपोजिशन में। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब कंपोजिशन लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो मतलब पूरा कंपोजिशन लिख डालेंगे, फिर बोलेंगे ओ आई वोक अप सडनली, दैट वाज अ ड्रीम। तो ऐसा मत लिखिए कि आप वो ड्रीम देख रहे थे फिर अचानक आप उठ गए, दैट वाज अ कंपोजिशन। वो कंपोजिशन नहीं है, उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो कंपोजिशन सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, अच्छे डायलॉग्स यूज करिए, कुछ अच्छा सोच के लिखिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लिमिट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन। लास्ट ईयर आया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अ कॉलेज डिग्री इज नीडेड टू सक्सीड इन लाइफ, आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। अ कॉलेज डिग्री इज नीडेड टू सक्सीड इन लाइफ। कॉलेज डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेस इन योर लाइफ, आपको इस पे लिखना है, या तो फॉर में या तो अगेंस्ट में। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, अगर आप
आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन चूज कर रहे हैं तो या तो फॉर में लिखे या तो अगेंस्ट में लिखे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। एंड सिंपल वर्ड्स का यूज करिए एंड अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस ऐड करिए। आपको क्या लगता है कि जो कॉलेज डिग्री है वो क्या जरूरी है सक्सेस के लिए? भाई मुझे तो लगता है कि इट इज मस्ट, ओके। एंड नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन? द नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। सो डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन एक ऐसा कंपोजिशन है जिसमें आप लिविंग थिंग्स के बारे में तो अच्छे से इंक्लूड करते हैं, उसमें अच्छे से समझाते हैं, बट instead of living things you have to explain also about the non living things like trees, plants, building, traffic, people, वहाँ पे sounds कैसा है, you have to include the figure of speeches, clear? फिगर ऑफ स्पीच ऐड करिए, उसमें एक जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, सीन कैसा था, ठीक है, पीपल वहाँ पे कैसे हैं, एंड व्हाट इज द एक्चुअली गोइंग ऑन इन दैट सीन, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट इन अ डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन, क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज reflective composition. So basically in reflective composition you have to write a very simple, and देखिए reflective composition अगर आप कोई चूज करते हैं so अच्छा लिखिए, लॉजिकली सोचिए, एंड जो आपके ओपिनियंस होने चाहिए वो कनेक्ट होने चाहिए कहीं ना कहीं आपके कंपोजिशन से, ओके, मैच करने चाहिए। एक सिंपल सा रिव्यू दीजिए एंड एनालाइज द होल मटेरियल, होल कंपोजिशन एंड राइट वेरी थॉटफुली, ओके, ये है। एंड लास्ट में कुछ लाइंस में एक कंक्लूजन दीजिए ब्यूटीफुल सा, ठीक है। देखिए मैं सिंपली इतना कहूंगी, जो भी आप लिखिए अच्छा लिखिए एंड हमेशा सिंपल लैंग्वेज यूज करिए। ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं और बनावटी लैंग्वेज कुछ लोग रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं टॉपिक्स, तो वैसे नहीं करना है। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन में फिगर ऑफ स्पीच आपको यूज करना है तो वो अपने वे में यूज करिए जहां पे आपको सही लग रहा हो। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो बस यूज करना ही करना है, हाँ करना है पर एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वे होना चाहिए उसे यूज करने का, ओके। एंड द नेक्स्ट इज शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत जरूरी है एंड कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है इस कंपोजिशन को लिखने में। सो शॉर्ट स्टोरीज अच्छी चीज है, बट इतना याद रखिए जो प्लॉट होगा, जो पूरा क्लाइमेक्स होगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज मैं कहूँगी सिर्फ वही स्टूडेंट सिलेक्ट करें ये कंपोजिशन जो स्टोरीज पढ़ते हैं, जो मैगजीन्स पढ़ते हैं, जो नॉवल पढ़ते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, और वो स्टूडेंट्स ना चूज करें जो स्टोरीज नहीं लिखते हैं, ठीक है। वो बेसिकली नैरेटिव चूज करें, आर्गुमेंटेटिव चूज करें, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं इनमें, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज अच्छा टॉपिक है, अच्छी सी स्टोरी लीजिए, कैरेक्टर्स कम होने चाहिए एंड एक सिंपल समझ में आना चाहिए। स्टार्टिंग आपको सिंपल रखनी है, अट्रैक्टिव रखनी है, ठीक है, जिससे रीडर जब शुरुआत की जब 2 लाइंस पढ़े तो उसका मन करे आगे की पढ़ने का, ठीक है। स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, क्लियर। सो हमारे कंपोजिशन का मैंने सारा क्लियर कर दिया है, किस तरीके से लिखना है, कौन सा लिखना है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी नैरेटिव कंपोजिशन के लिए हमेशा रेडी रहिए, most easy, most scoring and most simple, clear? So now see the question number 2. Question number 2 है जिसमें 2 चीजें आती हैं, एक मिनट, I'll write here. Question number 2. Question number 2 में आपको पहली चीज मिलेगी डायरेक्टेड राइटिंग, ठीक है, एंड जो आपको सेकेंड चीज मिलेगी वो होगी प्रपोजल राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग, ठीक है। डायरेक्टेड राइटिंग में आर्टिकल लिखने को आ सकता है, मैं लिखती हूं यहां पे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल, बुक रिव्यू, आइदर फिल्म रिव्यू, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती है डायरेक्टेड राइटिंग में। आर्टिकल सिंपल है, आप कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें स्टार्टिंग में इसमें स्टार्टिंग दी हुई होती है, सिंपली तो आप लिख सकते हैं। बुक रिव्यू, देखिए अगर बुक रिव्यू आता है तो आप किसी भी बुक का रिव्यू लिख सकते हैं, आइदर हिंदी बुक और इंग्लिश बुक, जो बुक आपने पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी है तो किसी भी बुक का रिव्यू आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट यू आर नॉट अलाउड टू राइट द रिव्यू ऑफ द बुक विच इज इन योर सिलेबस, मीन्स द टेम्पेस्ट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द टेम्पेस्ट, इन दोनों बुक्स के रिव्यू आपको नहीं लिखने हैं, अवॉइड करने हैं, क्योंकि वो बुक्स आपके
सिलेबस में है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, कुछ मैं बुक्स बता रही हूँ आपको। शिव ट्रायोलॉजी बाय अमीश त्रिपाठी। शिव ट्रायोलॉजी ये हिंदी बुक है, आई मीन इंग्लिश में है, बट यू नो आपको समझ में आएगी। हमारी जो शिव ट्रायोलॉजी जो हमारे भोलेनाथ हैं यू नो एंड गॉडेस पार्वती, उनकी एक स्टोरी है। शिव ट्रायोलॉजी बाय अमीश त्रिपाठी। एंड एक मुंशी प्रेमचंद्र की एक बुक है, मुझे बुक अभी याद नहीं आ रही है, आप उनका नाम नेट पे डालिएगा तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में कई बुक्स आ जाएंगी। एंड एक पंजीर करके एक बुक है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। बेसिकली ये बहुत इजी है। एंड एक सीता वॉरियर करके एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, मैंने ये प्रिपेयर करी थी अपने एग्जाम्स में, तो आप देख सकते हैं। शिव ट्रायोलॉजी इसके 3 पार्ट हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी जो हिंदी संस्कृति है उससे जुड़ी हुई ये बुक्स हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल रहेगी, द टाइम नहीं लगेगा इसको प्रिपेयर करने में, ओके। फिल्म रिव्यू, अगर कोई फिल्म का रिव्यू आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, पर आपको याद क्या रखना है, फिल्म रिव्यू कोई भी बहुत ज्यादा रोमांटिक मूवी नहीं लिखनी है, सिंपल सी मूवी लिखनी है। अगर जैसे कोई रियल लाइफ बेस्ड मूवी है, इस समय 12th फेल आई हुई थी, एक अच्छी मूवी है, ठीक है, इंस्पिरेशनल मूवी है, आप कोई ऐसी मूवी चूज करिए जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, रियल लाइफ बेस्ड हो, ऐसी कोई फिल्म आप चूज करिए, आइदर हॉलीवुड और बॉलीवुड, जो स्टूडेंट जिसमें इंटरेस्टेड हैं, क्लियर। एंड सारी चीजें अच्छे से लिखिएगा, कैरेक्टर्स का नाम, कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सारी चीजें आपको फिल्म रिव्यू में देनी है, ठीक है। बुक रिव्यू में बुक का पब्लिशर कौन है, ठीक है, एंड बुक का प्राइस क्या है ये भी आपको देना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुक का प्राइस क्या है, बुक किसने लिखी है, कितने पेजेस की है वो बुक, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर दीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। फिल्म रिव्यू में पूरी फिल्म की आप थोड़ी सी छोटी सी समरी दे सकते हैं। एंड जो अगर ब्लॉकबस्टर रही है तो क्या बजट था, ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंपोजिशन में मैं एक चीज बताना भूल गई थी, कंपोजिशन लिखिए हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट में जाइए, कभी भी कोई भी यू नो हॉरर या फिर मर्डर ऐसा कोई टॉपिक, मतलब कोई भी इंसिडेंट मत चूज करिएगा, ठीक है। सिंपल सा लिखिएगा पॉजिटिव इम्पैक्ट में जाके, कोई भी हॉरिबल या फिर बहुत ज्यादा थ्रिलर सीन कोई ऐड मत करिएगा कंपोजिशन में, ठीक है। तो बुक रिव्यू में अपने सिलेबस में जो बुक है उनका रिव्यू नहीं लिखना है। फिल्म रिव्यू में मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा रोमांटिक मूवी नहीं लिखनी है, रियल लाइफ बेस्ड मूवी लिखनी है, इंस्पिरेशनल मूवी आप ऐड कर सकते हैं कोई भी, ओके। जो आपका डायरेक्टिव राइटिंग है वो अप्रॉक्स 300 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्ड लिमिट ध्यान में जरूर रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रपोजल राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। 150 वर्ड लिमिट है इसकी। प्रपोजल राइटिंग में देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मेट आपको बना के दिखाती हूँ, just a minute, I'll take a black marker. Okay, so suppose this is your copy page, clear? मान लीजिए तो ये है उसकी पहली लाइन। पहली लाइन में आपको कैपिटल लेटर से हेडिंग डालनी है, ठीक है। हेडिंग के बाद लाइन को आप खींचेंगे ही ब्लैक स्केच से, क्लियर, ओके। उसके बाद हम डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वर्ड लिमिट याद रखिएगा। मैंने ये 2 लाइन बना दी, ठीक है, 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, 3 लाइन ना ही जाए वही अच्छा है, 2 लाइन में रहे बहुत है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 के ऊपर तीसरा, अगर 2 बहुत छोटे छोटे हैं तो तीसरा हो जाए, वरना 2 पॉइंट मैक्सिमम है, ठीक है, उसके ऊपर मत जाइएगा। द नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ मेजर्स। लिस्ट ऑफ मेजर्स में आपको 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं, बहुत छोटे पॉइंट हैं तो 5 कर दीजिए, अगर थोड़े से बड़े हैं तो 4 ही लिखिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ मेजर्स में पहली चीज देखिए, अगर कोई भी आप पॉइंट लिख रहे हैं तो पहली चीज टाइमिंग जरूर दीजिए, प्लेस क्या है मींस वेन्यू वो भी जरूर दीजिए, एंड ऑलमोस्ट
बजट क्या है वो भी दीजिए। प्रपोजल में आपको ये 3 चीजें जरूर ऐड करनी है, वेन्यू, टाइम एंड बजट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। लास्ट कंक्लूजन लाइन आपको जरूर देनी है, सिंपल सी दे दीजिएगा, आई वी होप दैट आवर प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड सून, ओके, एंड जो लाइन आपको बेटर लगे वो। तो ये है आपका सिंपल प्रपोजल का एक फॉर्मेट एंड आपको इसी वे में लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा। 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है एंड इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो ग्रामर पोर्शन का है, सारे ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन सब आएंगे। सो ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। देखिए ग्रामर पोर्शन होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम के टाइम पे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन सारे सब्जेक्ट्स को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि वो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, टेंस भी नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं प्रैक्टिस करिए तो कोई बात नहीं। मैं आपको बताती हूँ, जो भी ग्रामर के जो ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस हैं अपनी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको लिख के प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ, पिछले 10 साल के पेपर उठाइए, 10 ईयर अपनी उठाइए, उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन ABCD 5 ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, ठीक है, चलो 5 नहीं 6-7 आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। आप मान लीजिए 50 to 60 ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस आपको आपकी 10 ईयर में मिल जाएंगे, ठीक है, एंड वो आप सारे प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 10 साल के पेपर के ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड नथिंग एल्स। अगर आप सिर्फ वही प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपके ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट जाएंगे, पूरा 1 नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं घटेगा, सीरियसली। एंड देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस आएंगे उनमें पहला सेंटेंस तो एक्टिव पैसिव का आएगा, लिख के रख लीजिए। एक क्वेश्चन आएगा आपका एज सून एज, ठीक है, एज सून एज वाला आएगा जो कि नो सूनर से बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इसमें का मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा ही वाज टू, ही वाज सो, जैसे क्वेश्चन आया ही वाज टू जेंटल टू हैव कमिटेड द क्राइम, तो आपको स्टार्ट करना है ही वाज सो से, ठीक है। और एक सेंटेंस आ सकता है नॉट ओनली, जो कि हम बिसाइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आने ही आने हैं, एज सून एज वाला जरूर आएगा, नॉट ओनली वाला जरूर आएगा, एक्टिव पैसिव का एक आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अपने टेंसेस के जो भी रूल्स हैं सारे एक बार पढ़ लीजिएगा एंड लास्ट 10 ईयर के पेपर ट्रांसफॉर्मेशन के सारे सॉल्व करिएगा, बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। जो मेरा सेकंड पार्ट है वो फिल इन ईच ब्लैंक विद अ सुइटेबल वर्ड, डू नॉट राइट द सेंटेंस। ये क्वेश्चन आई मीन फ्रेजल वर्ब्स या फिर प्रीपोजिशन जिन्हें आप बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरुआत से नहीं पढ़ते हैं, फिर एग्जाम के टाइम पे बहुत टेंशन लेते हैं, क्या करें, शुरुआत से पढ़ना चालू कर देते हैं। नहीं करना है ये आपको क्या करना है, बस 10 साल के पेपर उठाइए, पेन कॉपी उठाइए, उनके क्वेश्चन नोट करिए और ऑब्जर्व करिए कि कौन कौन से प्रीपोजिशन आए हैं, ठीक है। पहली चीज देखिए, जो जो प्रीपोजिशन आए हैं अपनी टोटल इंग्लिश की बुक उठाइए, उस पर टिक करिए, उसका मीनिंग देखिए कि हम इसको कहाँ पे कैसे यूज करेंगे। सिर्फ वही आपको प्रैक्टिस करने हैं जो आपके लास्ट 10 ईयर में आए हैं, ठीक है, सिर्फ वही आप उन्हीं के मीनिंग पढ़ लीजिए। चलिए माना 100 प्रीपोजिशन हो गए, पिछले 10 साल के आप पेपर उठाएंगे तो 100 प्रीपोजिशन आपको मिलेंगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो रिपीट होंगे, तो उन रिपीट को काट के लगभग 85 के आसपास रह जाएंगे। तो उन 85 प्रीपोजिशंस के मीनिंग देख लीजिए, किस तरीके से उनको यूज करते हैं, सिर्फ उतने पढ़ लीजिए एंड उतना बहुत है, ठीक है। पूरी बुक के सारे प्रीपोजिशन आप पढ़ेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ PYQ आप देख लीजिए प्रीपोजिशंस के लिए एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ओके। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पैसेज आता है, उसमें तो आपको टेंस के हिसाब से जो वर्ब्स आपको भरी जाती हैं इजी हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग वर्ब लगाइए, उसको पढ़िए, उसकी रिदम कैसी है। मैं ये करती थी, जहां भी कहीं मतलब फंस जाती थी, कहीं अगर नहीं लग रहा है बहुत सोचने पे, तो मैं ये करती थी, वरना तो हो जाता है, ये बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका पैसेज आता है। पैसेज में देखिए, पैसेज तो कोई रिपीट नहीं होगा, हर बार डिफरेंट पैसेज आता है, तो पैसेज के लिए आपको अलग से 10 मिनट निकालने होंगे, ठीक है।
पैसेज के लिए उन 3 घंटों में से आपको 15 मिनट 10-15 मिनट जितना आपको टाइम लगे आपको निकालना होगा एंड फिर आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। मीनिंग दिए होंगे, उनका मीनिंग लिखना होगा एंड क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। एंड देखिए फर्स्ट सेकंड तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन आता है समराइज करना होता है ना, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा आपकी बुक में ये कॉलम बना हुआ है, कॉलम में वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना होता है एक पैसेज। तो ये क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पैराग्राफ में लिख देते हैं, पर पैराग्राफ नहीं लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना होता है। तो ऐसे ही कॉलम्स बनाइए और फिर आप 100 वर्ड्स में लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, क्लियर। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, ब्लॉक्स बनाएंगे थोड़ा तो टाइम लगेगा 2-4 मिनट, बट आसान है। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपसे ये कहूंगी कि भले ही आप क्वेश्चन नंबर 4 में 15 से 20 मिनट लगा लीजिए समझने में, समझिए जरूर। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो अपनी लैंग्वेज में इधर के सारे सिंपल आंसर लिख लेंगे बिना इसको दोबारा देखे, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा पैसेज, क्योंकि बहुत आसान तो पैसेज नहीं आता है, ठीक है। एंड उसके बाद अच्छे से इस पैसेज को पढ़िए और फिर सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट करिए अच्छी सी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये मत करिएगा कि हम इसी में कर क्वेश्चंस उठा के उसमें छाप देंगे, मत करिएगा, ठीक है। एंड मेरा बस आपको यही सजेशन है कि जो पिछले 10 साल के पेपर हैं आप वो उठा के अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करिए, जिससे जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा बहुत आसान हो जाएगा। कंपोजिशन के मैंने फॉर्मेट आपको बता दिए हैं, प्रपोजल का फॉर्मेट बता दिया है, एंड अच्छे से पेपर करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर 12th फेब।